हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है कैरेक्टर सेट। बट वो देखने से पहले हम देखते हैं कैरेक्टर के डेफिनेशन कि कैरेक्टर होता क्या है। अ कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल। थोड़ा सा कीबोर्ड आपके नजर के सामने लाइए और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि उसमें कौन कौन सी बटन होती है। आप देखोगे वहां पे अल्फाबेट वाले बटन्स होंगे, उसमें डिजिट्स वाली बटन होंगी और स्पेशल सिंबल वाले भी बटन होंगे। हो सकता है कि कोई बटन के ऊपर दो दो सिंबल्स वगैरह हो या एक सिंबल हो, तो इन सबको ही बोलते हैं हम कैरेक्टर। ठीक है, तो इन कीबोर्ड वाले बटन का यूज क्या किस लिए करते हैं? हम लिखने के लिए करते हैं ना। तो आप क्या टाइप कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर, जो भी आपके पास कीबोर्ड के अंदर जो जो बटन अवेलेबल है वही उन्हीं का यूज करके आप टाइपिंग कर सकते हो ना। वैसे ही कैरेक्टर सेट होता क्या है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल, इनके पूरे ग्रुप को, इनके पूरे कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कैरेक्टर सेट कहा जाता है। तो हमने सी प्लस प्लस की शुरुआत कैरेक्टर सेट से क्यों की है? तो आपको पता है व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका यूज होता है प्रोग्राम लिखना। तो प्रोग्राम लिखते समय आपको उसमें कोडिंग लिखनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं और उसमें कुछ आपको वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। तो वो वर्ड्स, उसमें जो लेटर्स आने वाले हैं वो कहां से आएंगे या कौन से लेटर्स आपको अलाउड होते हैं, तो वो जो सभी अलाउेबल कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर सेट से आपको उठाने हैं। तो सी प्लस प्लस का जो कैरेक्टर सेट है उसमें क्या क्या चीजें आती है देखो। कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, नंबर्स होते हैं, आई मीन टू से दैट डिजिट्स होते हैं 0 to 9 और बहुत सारे स्पेशल सिंबल होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम कैरेक्टर सेट ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर आपको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़नी हो, जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज कभी पढ़ी होंगी, तो आपको पता है आपने शुरुआत कहां से की थी? एबीसीडी से ही की थी ना। तो पता है उसमें भी यही कैरेक्टर सेट था, यानी कि इंग्लिश की एबीसीडी मतलब ही इंग्लिश का कैरेक्टर सेट। उसमें सिर्फ एबीसीडी नहीं होती है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, उसके बाद डिजिट्स होते हैं और स्पेशल सिंबल्स होते हैं। अगर आप इसे कंपेयर करोगे सी प्लस प्लस से, इंग्लिश से, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो सी प्लस प्लस की जो हम कोडिंग लिखते हैं, हम वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करते हैं, इसलिए ये सिमिलर है। इंग्लिश लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के जो कैरेक्टर सेट रहेंगे बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। सिर्फ सी प्लस प्लस के साथ नहीं है, सी लैंग्वेज होंगी, कोई भी लैंग्वेज होंगी, मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दुनिया की, सब लैंग्वेजेस इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं। तो इसलिए इंग्लिश का कैरेक्टर सेट और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट बिल्कुल सेम होता है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करूं, हिंदी या मराठी की, तो क्या इसमें सेम ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं? क्या नहीं, वहां पे तो 12 खड़ी होती हैं और इवन सिंबल्स और डिजिट्स भी थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ये हिंदी या मराठी का कैरेक्टर सेट है। अगर आपको हिंदी या मराठी के सेंटेंस बनाने हैं तो आपको इन्हीं लेटर्स का यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए और सी प्लस प्लस के लिए इनका यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बस आपको लिटिल बिट आइडिया बताई है कि जो हम कोडिंग लिखने वाले हैं वो इंग्लिश में रहेंगे और इसी चीजों का यहाँ पे क्या होगा? यूज होगा। तो हम ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि लैंग्वेज का काम क्या होता है। जैसे देखो, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे बीच में एक मीडियम है और वो क्या है? लैंग्वेज है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके आपके साथ बातें कर रहा हूं ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है? कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना। वैसे ही जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका भी काम कम्युनिकेशन करना ही होता है। बट कौन किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है? हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है। कंप्यूटर एक मशीन होती है और उससे अगर आपको काम करवाना है तो उससे आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे और ये इंस्ट्रक्शन हम ये प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। और प्रोग्राम के अंदर होते क्या है? इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इस इंस्ट्रक्शन को हमको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखना पड़ता है। तो सी प्लस प्लस एक वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंप्यूटर में उसे रन करते हैं और डिजायर्ड आउटपुट आपको वहां पे मिलता है। तो इसको हम साइड बाय साइड इंग्लिश से भी कंपेयर करेंगे। तो एक बार आपने इंग्लिश लैंग्वेज की एबीसीडी पढ़ ली तो उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपको याद आ रहा है? KG1 के क्लास याद करो आप या फर्स्ट स्टैंडर्ड याद करो। एबीसीडी पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ना शुरू किया था? वर्ड्स पढ़ना शुरू किया था। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लाइक दैट। तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, एप्पल, बॉल, ये क्या है? वर्ड है। तो उसमें लिखने के लिए आपने क्या यूज किया? इन्हीं लेटर्स का यूज किया ना, इन्हीं कैरेक्टर सेट के जो लेटर्स है उन्हीं का यूज किया है आपने। वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बार आपने कैरेक्टर सेट पढ़ लिया तो हमारा टॉपिक शुरू होता है टोकन्स। अगर इंग्लिश लैंग्वेज को अगर मैं कंपेयर करूं हमारे सी प्लस प्लस से, तो वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स मतलब ही प्रोग्रामिंग के क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। तो वर्ड्स का यूज करके आप क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं ना। वैसे ही जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बनाए जाते हैं टोकन से। देखो, सेंटेंस समझ रहे हैं आप? टोकन्स यानी वर्ड्स और सेंटेंस यानी इंस्ट्रक्शन। तो एक
सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, वैसे ही एक इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, टोकन्स हो सकते हैं, और इस टोकन के वजह से हम इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। यानी कि प्रोग्राम में बहुत सारे टोकन होते हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है या इंडिविजुअल यूनिट होता है इन अ प्रोग्राम आर नोन एज ए टोकन। तो किसे बोलते हैं टोकन? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि वर्ड जिसे लिटिल बिट थोड़ा सा उसका मीनिंग निकलता है जो प्रोग्राम में होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टोकन्स। ठीक है, तो पूरा हमारा प्रोग्राम या प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं, इन्हीं टोकन से बने होते हैं। तो हमारे सिलेबस में देखो कौन कौन से टोकन है। पहला टोकन है कांस्टेंट, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है कीवर्ड्स, इसके बाद है ऑपरेटर्स, इसके बाद है स्ट्रिंग्स। ये है हमारे 5 कांस्टेंट जो हम C++ में या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसका यूज करते हैं। अब रही बात ये 11th में ये सब कुछ टॉपिक हो चुके हैं, तो मैं आपको बहुत डिटेल में तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जितना थोड़ा सा ओवरलुक हम इसके ऊपर कर लेंगे ताकि आगे के प्रोग्राम्स या आगे की थ्योरी पढ़ने के लिए हमें ये हेल्पफुल रहे। तो एक एक करके हम कांस्टेंट देखते हैं। पहला है हमारा कांस्टेंट, हमारा टोकन। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन आपको पता है कि ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कौन होता है वो हमारे प्रोग्रामिंग वर्ड में जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होते हैं? एक होते हैं नंबर और दूसरे होते हैं लिटरल्स। एक्चुअली नंबर्स को लिटरल्स कहा जाता है, ऐसा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसे बोल सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म में जो चीजें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती है, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ध्यान रखने के लिए बस नंबर्स और लिटरल्स आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो 11th में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के कांस्टेंट होते हैं। पहला कांस्टेंट हमने पढ़ा इंटीजर कांस्टेंट, और आपको इसके बारे में पता ही है। इंटीजर कांस्टेंट किसे बोलते हैं? जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है, उसे बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखो, रेंज के बारे में हम बाद में देखते हैं। तो एग्जांपल लिखे हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर 5, 8 एंड समथिंग लाइक दैट, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। दूसरा जो कांस्टेंट है वो है रियल कांस्टेंट, और इसमें भी 2 टाइप होते हैं। वैसे आपको आप रफली याद रख सकते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है वो रियल कांस्टेंट होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे 2 टाइप के हमारे कांस्टेंट होते हैं रियल कांस्टेंट। एक होता है फ्रैक्शनल, जिसमें सच में डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 0.1, 5.6 लाइक दैट। और दूसरा वो टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसका यूज होता है बहुत छोटे नंबर या बहुत बड़े नंबर अगर आपको प्रोग्राम में इंक्लूड करने हैं, तो आप एक्सपोनेंशियल नंबर का यूज कर सकते हैं। इसे लिखने का तरीका ये है, मैंने एक एग्जांपल लिया है 2e3। ओके, तो जो ई के लेटर के पहले जो है उसे बोलते हैं मैंटिसा पार्ट, और ई के बाद है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट पार्ट। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको समझेगा नहीं कि ये क्या चीजें हैं। ई कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, बट इसमें ई लेटर आना चाहिए। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूं कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप देख सकते हैं 2e3 यानी कि 2 × 10⁻³ है ना। तो अगर ये बहुत बड़ा नंबर है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर मैं पावर माइनस में कर दूं तो ये छोटे छोटे नंबर होते जाएंगे, तो इन्हीं को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो ई लेटर है ना, into 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीजें एक लाइन में लिखते हैं, तो अगर मुझे ये चीज लिखनी है तो मुझे तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखो। और देखो, आपने कभी ये कहीं नंबर कहीं पे देखे हैं क्या? तो कैलकुलेटर में बहुत बड़ा कैलकुलेशन करके देखो, आपके पास कोई भी कैलकुलेटर होगा तो उसमें देखो ई लेटर अपीयर होता है। वो ई हमारा एक्सपोनेंशियली है, क्योंकि हमें सब कुछ एक लाइन में लिख के बताना पड़ता है, ठीक है। आप और इंफॉर्मेशन के लिए आप 11th का टेक्स्ट बुक निकाल के देख सकते हैं, वहां पे बहुत सारी डिटेल में यहाँ पे चीजें लिखी हैं। इसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंपल है कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर सेट में से कोई भी सिंगल चीज कोई हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं, बट उसे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली आपको जो सिंगल लेटर्स या सिंगल डिजिट या सिंगल सिंबल है, उन्हें आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। तो इसके एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखे हैं, मैंने कैपिटल A प्लस और 5 लिखा है। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर सेट में से मैंने एक सिंबल उठाया, एक डिजिट उठाया और एक लेटर उठाया। तो देखो, उनको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, और उनका जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। वैसे भी आप प्रोग्राम में लिखोगे ना उसे, तो ऐसे ही एरो आने वाले हैं। आई मीन टू से दैट कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी कि सिंगल लेटर, सिंगल सिंबल या सिंगल डिजिट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो उसी चीज को हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। और सबसे लास्ट कांस्टेंट है और वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। बिल्कुल मैच करता है कैरेक्टर कांस्टेंट से ही। जैसे स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन
ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो बस उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिखा जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन होते हैं? जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज आप लिखो, इवन स्पेस भी यहाँ पे चलती है, तो उनको ही बोलते हैं हम स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और आप देख सकते हैं टोकन के एग्जाम्पल में भी स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट और ये स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये था हमारा कांस्टेंट का ओवरलुक। आपको सच में आपको बता रहा हूं, आपको अगर इसको बहुत डिटेल में जानना है तो आपको 11 का टेक्स्ट बुक निकाल के देखना पड़ेगा। अदरवाइज आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए इतनी भी चीजें सफिशिएंट है, कौन इंटीजर, कौन रियल और कौन कैरेक्टर और कौन स्ट्रिंग होता है। तो अगर आपको ये समझा है तो मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ, कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा नंबर लिखा है। मैंने लिखा है 7, 7.0, 7E0, 7 और 7। अगर ये छोड़ दे ई वाला, अगर किसी पर्सन को पूछो जिसको नॉलेज नहीं है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या इस टॉपिक की, तो वो बोलेगा कि आपने सिर्फ 7 ही लिखे हैं, है ना। बट अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा तो देखो ये कितनी डिफरेंट चीजें हैं कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला 7 इंटीजर कांस्टेंट है, दूसरा 7 रियल कांस्टेंट में फ्रैक्शनल कांस्टेंट है, इसके बाद तीसरा भी 7 है। 7E0 मतलब 10 का पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब वो 1 हो गया, और 7 into 1 1 ही हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद ये जो 7 लिखा है ये कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बजाय मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं यहाँ पे तो ये कौन सा कांस्टेंट बनेगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट बनेगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको हर कांस्टेंट याद रखने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टोकन के ऊपर, और टोकन का नाम है आइडेंटिफायर्स। 11th स्टैंडर्ड में आपको ये चीज नहीं दिखी होंगी, बट यहाँ पे ये चीजें दिखी गई हैं। तो आप तो देख ही सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स ये वर्ड किससे डिराइव हुआ होगा? आइडेंटिटी से। तो किसी चीज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है या किसी की आपको आइडेंटिटी देनी है किसी चीज को, तो आप उसे जनरली क्या देते हैं? नाम देते हैं, नेम देते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको नाम देना पड़ता है, इन्हीं नामों को बोलते हैं हम आइडेंटिफायर्स। तो किस किस चीज का नाम होता है हमारे प्रोग्राम्स में? वो वेरिएबल के नाम हो सकते हैं, फंक्शंस के हो सकते हैं, और अरेज के हो सकते हैं, या फिर क्लासेस के हो सकते हैं। फंक्शन, अरेज, क्लासेस के बारे में आपको आइडिया नहीं है, वो तो आगे टॉपिक आने वाले हैं। वेरिएबल के बारे में आपको आइडिया है। ये कांस्टेंट का अपोजिट होता है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है, बट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो एक्चुअली वेरिएबल क्या होते हैं ये डिटेल में हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, आप भी उसे रेफर कर सकते हैं। वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ नाम होता है, और उस लोकेशन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, बाद में एग्जांपल भी देखेंगे वेरिएबल के हम। तो फिलहाल के लिए हम नेम के ऊपर फोकस करते हैं। किसी भी चीज को दिए हुए नेम को प्रोग्रामिंग में उसे ही बोलते हैं हम आइडेंटिफायर्स। तो जैसे रियल लाइफ में आपके नाम है और आपके नाम रखते समय कुछ ना कुछ रूल तो फॉलो किए गए होंगे, कुछ रूल हमारे यहाँ पे भी होते हैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, तो वो रूल्स को आपको देखना है। तो क्या क्या रूल्स है देखो, ये जो नेम्स होते हैं ये किस चीज से बने होने चाहिए? इसमें या तो अल्फाबेटिक कैरेक्टर होने चाहिए, या डिजिट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर ही परमिटेड वहां पे होता है। नाम की शुरुआत डिजिट से नहीं हो सकती है, और अगर उसमें अपर केस और लोअर केस वाले वेरिएबल होंगे तो वो डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे, और जो कीवर्ड होते हैं उसे हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते एज अ नेम, और कोई भी लिमिट नहीं होती है लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर्स के ऊपर, यानी आप कितना भी बड़ा यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे वैलिड एग्जांपल लिए हैं मैंने यहाँ पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने लिखा है NUM। ओके, तो इसमें सिर्फ अल्फाबेट है तो बिल्कुल चलता है अल्फाबेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों का मिक्सचर ही होना चाहिए, सिर्फ अल्फाबेट होगा तो भी चलता है। इसके बाद मैंने बस सिंगल लेटर लिया है तो भी ये नाम वैलिड है। उसके बाद देखो मैंने मिक्स किया, मैंने एक लेटर लिया और एक नंबर लिया तो भी ये वैलिड है। और उसके बाद मैंने तीनों को मिक्स किया है, मैंने अल्फाबेट्स बनाया, लिखा है, एक अंडरस्कोर लिखा है और एक 1 लिखा है, तो ये भी हमारा वैलिड नेम है। इसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है ना, अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट। देखो मैंने NUM लिखा है, एक की शुरुआत कैपिटल N से की है, एक की शुरुआत मैंने N से की है, स्मॉल n से। तो कंप्यूटर के नजरिए से ये दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और समझने के लिए देखो मैंने कैपिटल A लिखा है और एक स्मॉल a लिखा है, तो कंप्यूटर के नजरिए से ये दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ये अलग अलग नाम है, दिखने के लिए अलग है, मतलब ये सच में ही अलग है। इसके बाद देखो मैंने किससे शुरुआत की है, अंडरस्कोर से मैंने शुरुआत की है। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट। इसी का मतलब वेरिएबल की शुरुआत
अल्फाबेट कैरेक्टर से हो सकती है या तो अंडरस्कोर से भी हो सकती है, यानी कि हम यहाँ पे हम या तो अंडरस्कोर से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट जनरली हम नहीं करते हैं। और ये जो 5वां रूल है ना, C++ डज नॉट हैव लिमिट ऑन द लेंथ ऑन द आइडेंटिफायर्स, आप कितना भी बड़ा यहाँ पे नाम रख सकते हैं। जैसे कि आपके खुद के नाम, किसी के नाम में 4 लेटर होंगे, किसी के इसमें 5 होंगे, किसी के इसमें 2 ही हो सकते हैं। बट C++ में जैसे कि हमारे रियल लाइफ में लिमिटेशन नहीं होती है ना, C++ में भी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आप जो चाहिए, जितना बड़ा चाहिए वेरिएबल नाम, वेरिएबल की लेंथ आप रख सकते हैं। बट सी लैंग्वेज में लिमिटेशन है, वहां पे 256 कैरेक्टर के ऊपर आप वेरिएबल का नाम नहीं लेके जा सकते हैं। कुछ इनवैलिड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो हम अलाउड नहीं है हमें, जैसे कि पहला 1 नंबर, ऐसा मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत 1 से हुई है, यानी डिजिट से हुई है, तो ये अलाउड नहीं है। दूसरे, इसमें शुरुआत तो नंबर आई मीन टू से दैट लेटर से हुई है, बट 1 लिखने से पहले मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, तो स्पेस अलाउड नहीं होती है नामों में। और 3 एग्जाम्पल देखते हैं बाकी के, इंटीजर, इफ और एल्स। और आपको अगर प्रोग्रामिंग का लिटिल बिट आइडिया है तो आपको ये देखे देखे से लगेंगे, तो ये देखे देखे सी चीजें ही हमारी क्या है, कीवर्ड है। तो भले ही ये सब रूल में आते हैं, मतलब ऊपर के तीनों रूल में या 5th रूल में भी आता है, सब कुछ वैलिड है यहाँ पे, बट जो 4th रूल है कि कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम, इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे इन लेटर्स का। तो ये कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं या कीवर्ड्स क्या होते हैं वो भी 11th में हमने पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट टोकन है वो है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग कंपाइलर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया होता है, यानी कि एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके, इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और कंपाइलर, तो मैंने आपको तो बोला ही है, कंपाइलर को आप कंपेयर करो कंप्यूटर बोलो फिलहाल के लिए, या फिर टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर बोलो, उनमें ये कीवर्ड स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग वहीं पे पहले से फिक्स करके होता है, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मतलब ही दिस कीवर्ड्स हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग एसोसिएटेड विद देम। जैसे अब थोड़ी देर पहले देखा ना आपने, INT यानी इंटीजर, यानी वो इंटीजर डेटा टाइप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ लिखा है मतलब वो कोई तो भी टूल है हमारा कंडीशन चेक करने वाला, तो किसी ना किसी उस वर्ड का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड भी हमारे पास, तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है और उनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ मीनिंग या कुछ ना कुछ पर्पज होगा प्रोग्रामिंग में, सो उसे हम वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ही देख लो ना, आपकी फैमिली है, ओके, उसमें बहुत सारे नाम हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो रिजर्व होते हैं। जैसे कि आपका खुद का सरनेम, आपको आपका सरनेम बहुत पसंद है, इसका मतलब वो फर्स्ट नेम रख लोगे क्या? नहीं, वो तो एज ए सरनेम करके रिजर्व वर्ड है, उसका पर्टिकुलर मीनिंग है आपके फैमिली में। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे रियल लाइफ में, वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में होते हैं। तो ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं हमारे C++ में? तो यहाँ पे टोटल 48 कीवर्ड्स हैं, और एक्चुअली इन कीवर्ड की स्टडी करना मतलब ही प्रोग्रामिंग सीखना होता है। तो देखो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स, इतना पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास, तो एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और जानबूझ के मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज किया है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग हम जहाँ पे टाइप करने वाले हैं टर्बो C++ में, वहां पे जो भी लेटर्स आप टाइप करने के बाद अगर वो व्हाइट कलर में आता है तो समझ जाओ कि वो क्या है, वो एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इसमें से जो लिखे हैं 48 में से 75% तक हम पढ़ेंगे। कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है या फिर उसके ऊपर कुछ भी टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बट मैक्सिमम यानी कि 75 से लेकर 80% तक इसमें से हम पढ़ लेंगे। एक बार आपने ये कीवर्ड्स का मीनिंग समझ लिया, उसे कहाँ पे कैसे यूज करना है ये सीख लिया, मतलब ही आपने C++ लैंग्वेज सीख ली, ऐसा होता है। ठीक है, फिर भी अगेन ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आती जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टोकन के ऊपर, जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ये भी टॉपिक्स हमारे 11th में हो चुका है। तो ऑपरेटर बोलते किसे हैं? तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स, ये सिंबल्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि ऑपरेंड के साथ क्या करना है। आप बोलेंगे ऑपरेंड यहाँ पे क्या है? ऑपरेंड यानी हमारे नंबर्स या फिर वेरिएबल्स ही होते हैं, उन्हें कलेक्टिवली ऑपरेंड कहा जाता है। तो बहुत सारे ऑपरेटर है हमारे C++ में, तो कुछ को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो नाम से जाना जाता है कि ये करता क्या है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो देखो कौन से होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर जिनको हमको स्टडी करना है यहाँ पे। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन, तो ये है हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर। इनके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूनरी और दूसरा होता
होता है बाइनरी, ठीक है। तो ये किसी भी ऑपरेटर के टाइप हो सकते हैं, बट यहाँ स्पेशली मैंने अरिथमेटिक के बारे में यहाँ पे बताया है। तो यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल देता हूं मैं प्लस और माइनस, और उसके भी एग्जाम्पल देखो तो मैं +2 और -5। तो देखो यूनरी ऑपरेटर किसे बोलते हैं, जिस ऑपरेटर को वर्क करने के लिए एक ही ऑपरेंड की अगर जरूरत पड़ती है तो जिसका मीनिंग निकलता है अप्लाई करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे +2 लिखा है, तो आपको पता चल रहा है ना ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे मैंने -5 लिखा है तो मीनिंग पता चल रहा है ना, इट्स नेगेटिव नंबर करके। तो जिन्हें वर्क करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है उन्हें बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो वैसे भी ऑपरेंड को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑपरेंड यानी या तो नंबर्स होते हैं या तो वेरिएबल्स ही होते हैं। तो बाइनरी का एग्जांपल देख लेते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कैसे होते हैं, जैसे कि 7+2 और मैंने बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो देखो ये जो प्लस माइनस है ये यूनरी भी ऑपरेटर है एज वेल एज बाइनरी भी ऑपरेटर है। बाइनरी यानी कि यहाँ पे पता है बाइनरी का मतलब यहाँ पे दो, यानी कि दो ऑपरेंड जहां पर रिक्वायर्ड होते हैं उसी को बोलते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। तो देख सकते हैं आप 7 और 2 दो ऑपरेंड है और यहाँ भी इसके बीच में प्लस है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन हम स्टार एज ए यूज करते हैं, फॉरवर्ड / डिवीजन के लिए, और देन मॉड्यूलर डिवीजन के लिए यूज करते हैं। तो ये जो बाकी के 3 है ये बाइनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर नहीं है। इनको वर्क करने के लिए हमेशा 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। इसका आंसर 12 आता है। इसका आंसर भी आपको पता है 4/2 कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। तो ये डिवीजन यानी कि क्वोशंट निकालता है, और इसके बाद 4 मॉड्यूलर 2 दोनों भी डिवीजन ही है। तो 4/2 क्वोशंट मतलब आंसर 2 आया, एंड 4/2 रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो ये निकालता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अगेन इसका डिटेल 11th के टेक्स्ट बुक में है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसी के साथ एक टॉपिक आता है, वो होता है अरिथमेटिक मोड। उसके 3 रूल होते हैं, मैं लिख तो नहीं रहा हूं बस बता रहा हूं आपको। जैसे कि इंटीजर नंबर का ऑपरेशन इंटीजर के साथ करते हैं तो आंसर इंटीजर मिलता है। रियल नंबर का कैलकुलेशन रियल नंबर के साथ करते हैं आप तो आपको रियल आंसर मिलता है। और एक इंटीजर और एक रियल अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको आंसर हमेशा रियल मिलता है। ऐसे अरिथमेटिक मोड वगैरह होते हैं। उसमें से ये मोड वाला टॉपिक इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये जो मॉड्यूलर साइन है या मॉड्यूलर डिवीजन है हमारा, ये ऑपरेटर ये सिर्फ इंटीजर नंबर के साथ ही काम करता है, रियल नंबर के साथ काम नहीं करता है, ठीक है। डिटेल्स जाननी है तो आपको 11th का टेक्स्ट बुक को रेफर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं और वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं, यानी कौन सी चीज छोटी कौन सी चीज बड़ी है, जैसे कंपैरिजन हम करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग में आपको इसको कंडीशन में यूज करना पड़ता है। तो जनरली कौन सी कंडीशन ट्रू फॉल्स है, ये इसके जो रिजल्ट आते हैं वो इन्हीं के वजह से आते हैं। जैसे कि इनमें कौन कौन से हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऐसे हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं। इन जो मैं ऑपरेटर बता रहा हूं ना यहाँ पे स्पेस नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में आप ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है, बस ये एक लाइन में होता है और 2 सिंबल बनके एक सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। उन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। और इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल टू 2 इक्वल साइन का यूज होता है, और यही हमारी इक्वालिटी वाला ऑपरेटर है। और ये नॉट इक्वल टू वाला है। मैथमेटिक्स में आप एक डैश क्रॉस करते हैं ऊपर से उसको, वैसे यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है। तो देखो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ये कंडीशन चेक करने के जनरली यूज होते हैं। जैसे कि 2 ग्रेटर देन 1, पता है ये क्वेश्चन है, क्या 2 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। वैसे ही क्या 5 ग्रेटर देन 7, ये क्वेश्चन होते हैं और इसके आंसर आते हैं ट्रू और फॉल्स में, तो ये गलत है, इट्स अ फॉल्स। तो ये कंडीशन में इसका यूज होता है। वैसे ही क्या 9 इक्वल टू 9, ट्रू। आपको पता है कंपैरिजन करते समय 2 इक्वल टू का ही यूज करना है। तो कभी कभी प्रोग्राम में हम सिंगल इक्वल टू लिख के आते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो आपको देखो कंपैरिजन करना है, इक्वालिटी कंपैरिजन करनी है लेफ्ट और राइट हैंड साइड की, तो आपको डबल इक्वल टू का यूज करना है। वैसे 9 नॉट इक्वल टू 9, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस भी 11th में आपने कर चुके होंगे, कुछ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज किया है। इसके बाद देखते हैं तीसरी कैटेगरी, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल गेट वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा पेपर 2 में 11th स्टैंडर्ड में। तो वहां पे देखो गेट आए थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसी से इंस्पायर होकर ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो इन लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है 2 कंडीशन को या 2 से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करना। किसी किसी चीज के रिजल्ट जो होते हैं ना, वो 1 से ज्यादा कंडीशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो कंडीशन को कंबाइन करने का काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो कौन कौन से होते हैं, देखो एंड लिखना है, ये एंड ऑपरेटर है। यहाँ पे देखो मैंने पाइप का साइन का यूज किया है, एंटर के ऊपर वाली बटन आप देखना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, कोई स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। और उसके बाद नॉट जो ऑपरेटर
आपको लिखना है नॉट के बारे में, तो एक्सक्लेमेटरी साइन का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये यूनरी ऑपरेटर है नॉट, बाकी के जितने भी अभी तक बताए हैं मैंने, ये प्लस माइनस छोड़ के वो सब कुछ बाइनरी है। एक्चुअली प्लस माइनस बाइनरी और यूनरी दोनों ही मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। तो जैसे देखो इसका यूज कैसे होता है, जैसे कि देखो आपने 2 पेपर दिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आपको चेक करना है कि आपने एग्जाम में अब पास हुए या नहीं हुए हैं। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, आपने एक एग्जाम दी है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने ये 2 पेपर दिए हैं उस एग्जाम में, और आपको देखना है कि आपका रिजल्ट पास है या फेल है। तो ये डिपेंड करता है 2 कंडीशन के ऊपर। जैसे कि अगर आपको फिजिक्स में 35 या 35 के ऊपर मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, मतलब आप फिजिक्स में पास है, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम, आप केमिस्ट्री में आपको 35 या 35 के ऊपर मिले तो भी आप क्या है, पास है। बट आपका इक्विवेलेंट रिजल्ट यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप दोनों सब्जेक्ट में पास है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम एंड यूज करते हैं। एंड का मतलब कंपलसरी होता है। अगर आपको उस एग्जाम में पास होना है जिसमें आपने 2 पेपर दिए हैं, तो आपको उस दोनों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। तो एंड में क्या होता है, ट्रू और ट्रू, ट्रू दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही आपका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। और हमारे प्रोग्राम के हिसाब से आपका रिजल्ट भी क्या हो गया, ट्रू, या फिर यहाँ पे आप पास हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे काम करता है एंड। अगर आपको एंड गेट का ट्रूथ टेबल याद है तो वही ट्रूथ टेबल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो पूरा ट्रूथ टेबल याद करने से अच्छा बस ये याद रखो कि एंड में हर कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। जब सभी कंडीशन ट्रू होंगी तो ये फाइनल कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। वही एग्जाम्पल लेते हैं बट थोड़ी सी कंडीशन अलग कर देते हैं, यानी कि वैल्यू अलग कर देते हैं। मान लो कि फिजिक्स में आपको 35 से नहीं मिले, पास होने की कंडीशन ग्रेटर देन है ना, या इक्वल टू 35 है। सपोज आपको फिजिक्स में पर्टिकुलर मार्क्स नहीं मिले और आप उसमें अगर फॉल्स हो गए, और दूसरे सब्जेक्ट में सपोज आप पास हो गए केमिस्ट्री में, यानी कि आपका रिजल्ट ट्रू है। और अगर इसको मैं एंड से कंबाइन करूं तो पता है इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है फॉल्स। जैसे कि आप समझ ही लो ना, आपने एग्जाम दी है, पहले सब्जेक्ट में फेल है, दूसरे सब्जेक्ट में पास है, और उसको अगर आपने एंड से अगर उसको जोड़ा है तो आपका रिजल्ट, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे कंपलसरी होता है, अगर आप एंड से 2 चीजें कंबाइन करना चाहते हैं और आपको रिजल्ट अगर ट्रू चाहिए तो दोनों कंडीशन के आंसर क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। पर पता है मजे की बात, अगर आपने इसको और से जोड़ा होता, इसको अगर और से जोड़ा होता और एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पूरा रिजल्ट ट्रू होता है। तो और कब होता है, और यानी ही ऑप्शंस होता है, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। आई होप सो कि आपने 11th में ये छोटे मोटे टॉपिक पढ़े होंगे, नहीं भी आपने पढ़े तो एटलीस्ट मेरे एग्जाम्पल से आपको समझ गया होगा, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, यानी हमारा मैथमेटिकल का इक्वल टू, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो इसे असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट करनी हो या स्टोर करनी हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है, और दिखने के लिए इक्वल टू होता है। डबल इक्वल टू कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है हमारा इक्वालिटी चेक करने के लिए, बट असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ एक ही इक्वल टू आता है। इसके और भी टाइप होते हैं जिसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो दिखने में ऐसे दिखते हैं, प्लस इक्वल टू या माइनस इक्वल टू या इनटू इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसके ऊपर मैं फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा हूं, और एग्जाम में आने के चांसेस भी लिटिल बिट कम होते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। मैंने नंबर लिखा है NUM, यानी कि एक वेरिएबल का नाम है। ओके, मुझे इसमें एक वैल्यू स्टोर करनी है, तो पता है मुझे कैसी वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, मुझे इक्वल टू साइन का यूज करना पड़ा, और उसके बाद मैंने 10 लिखा। इसी का मतलब होता है 10 ये वैल्यू कहां पे स्टोर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल ही होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में नंबर हो सकता है, कोई इक्वेशन हो सकता है, या कोई अदर वेरिएबल भी हो सकता है। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेमीकोलन। ये सेमीकोलन हमारे प्रोग्रामिंग का फुल स्टॉप होता है। कहीं पे सेंटेंस खत्म हो गया, ओके, तो उसे आपको सेमीकोलन से एंड करना है। तो बाद में प्रोग्रामिंग में मैं आपको उसको और अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए अगर कोई मैं स्टेटमेंट लिखूं इसमें समझाते समय तो मैं सेमीकोलन से उसे एंड करूंगा। फिलहाल समझने के लिए हमारा ये फुल स्टॉप है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, c इज इक्वल टू 5 प्लस 3। अगर ये c प्रीवियसली डिक्लेयर्ड कोई वेरिएबल है और 5 प्लस में 3 लिखता हूं तो इसका आंसर क्या आता है, 8, और बाद में ये 8 कहां पे स्टोर हो गया, c में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं हम, a इज इक्वल टू b। तो ये कोई कंपेरिजन नहीं है,
है, बल्कि ये बोल रहा है कि b की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, a में पुट करनी है। अगर b में 10 स्टोर है तो a में भी ऑटोमेटिकली क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। और एग्जाम्पल लिखते हैं 5 + 3 = c। मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको लगेगा ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, मैथमेटिकली ये बराबर होगा, बट हमारे यहाँ पे ये इनवैलिड है। लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं आप, नंबर है, सी है और ए है। यहाँ पे हमेशा ही डिक्लेयर्ड वेरिएबल होना चाहिए। मैंने कहीं पे यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, बट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे सिंगल डिक्लेयर्ड वेरिएबल ही होना चाहिए, ओनली सिंगल थिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 + 3 लिखा है, तो इसमें आप c की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे a + b भी लिखूँ ना तो भी ये गलत है। तो ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है वहां पे हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये रूल ध्यान में रखना, ये आपको प्रोग्रामिंग में काम में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। ऑपरेटर का नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, बट इसका ज्यादा यूज हो सकता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो देखो कौन कौन से हैं, प्लस और माइनस बैक टू बैक लिखा गया है विदाउट एनी स्पेस, प्लस और माइनस। ठीक है, तो देखो मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसके वैल्यू असाइन कर दी है 10, यानी कि नंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है। और किसी वेरिएबल के पीछे मैं ऐसा लिखता हूं नंबर प्लस। ओके, देखो तो इससे क्या होता है, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो 1 से इंक्रीमेंट होके उसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगी। यानी अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी है तो ये शॉर्टकट तरीका आप यूज कर सकते हैं प्लस का, और इसी को बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो 10 है तो ऑफ कोर्स आंसर क्या हो जाएगा, 11। तो ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ये मेरे रिजल्ट है वो बताने के लिए मैंने रेड कलर का यूज किया, अदरवाइज मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता था। तो इसका ही अगर मैं अच्छे से उसको पोस्टमार्टम करूं इस प्लस का, तो इसका मीनिंग ये होता है नंबर इज इक्वल टू नंबर +1, यानी कि नंबर में एक मिल जाता है, एक ऐड होता है और उसी में जाके वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसका यूज होता है 1 से वैल्यू इंक्रीमेंट करना। बिल्कुल वैसा ही एक वेरिएबल फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूं और अब करता हूं नंबर माइनस। अगर वो प्लस से बढ़ाता है 1 से तो ये डिक्रीमेंट करता है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी, नंबर इज इक्वल टू 9। और नंबर इसको अगर मैं अच्छे से देखूं तो उसका मीनिंग ये होता है नंबर में से 1 माइनस करके उसी में स्टोर कर दो। तो ऐसे हमारे ये छोटे छोटे दो ऑपरेटर प्लस एंड माइनस, और ये यूनरी ऑपरेटर है। आप देख सकते हैं इसे वर्क करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ी है, मतलब एक ही वेरिएबल की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ी है। ठीक है, ऐसा तो ये सिंपल टॉपिक है, बट इसके दो टाइप है अपने आप में। एक होता है प्रीफिक्स ऑपरेटर और दूसरा होता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर, यानी कि ये प्लस और माइनस आपने कहां पे लिखा है उस हिसाब से इसके दो टाइप हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा सेम, नंबर इज इक्वल टू 10, यानी कि नंबर की वैल्यू 10 है। अगर मैं प्लस नंबर लिखूं तो ये प्रीफिक्स ऑपरेटर हो गया, यानी कि ये इंक्रीमेंट वाला प्रीफिक्स ऑपरेटर हो गया। वैसे ही अगर मैं नंबर प्लस लिखूं तो ये पोस्टफिक्स हो गया, यानी कि आपने वेरिएबल के पहले लिखा तो प्रीफिक्स, बाद में लिखा तो पोस्टफिक्स। टेक्निकली देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, इनका आंसर 11 ही आने वाला है। अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है, कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, तो प्लस नंबर करो या नंबर प्लस करो, इसका आंसर हमेशा 11 ही आ रहा है। बट अगर इसे आप किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं जहां पे इक्वल टू साइन वगैरह है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर इसका कंसेप्ट जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का एक्चुअल कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा है नंबर इज इक्वल टू 10, तो नंबर की इनिशियल वैल्यू 10 है, और देखो मैंने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू प्लस नंबर, तो प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स है, ये हमारा प्रीफिक्स ऑपरेटर है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, x में क्या स्टोर करना है, ये वाली चीज स्टोर करनी है, तो x की वैल्यू होंगी क्या वो देखना है हमें। देखो तो यहाँ पे दो ऑपरेटर अब इन्वॉल्व हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक प्लस है। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, इसकी प्रायोरिटी अब बढ़ गई है, यानी कि असाइन करने से पहले x में नंबर की वैल्यू असाइन करने से पहले नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि पहले नंबर की वैल्यू 11 हो जाएंगी और देन x में क्या स्टोर होगा, 11 स्टोर होगा। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तो नंबर में 11 ही तो स्टोर हो रहा था, मतलब होने वाला था, और वही वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सेम, और देखो अब मैंने क्या किया है, x इज इक्वल टू नंबर प्लस। तो अब पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर इन्वॉल्व है, यानी कि x में पहले वैल्यू स्टोर होंगी और देन इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे x में बाद में वैल्यू स्टोर हो रही थी और पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे अब x में वैल्यू पहले स्टोर हो जाएंगी 10
और उसके बाद नंबर की वैल्यू 11 हो जाएंगी। तो ये है इसका डिफरेंस। तो नंबर की जो 10 वैल्यू थी वो x में स्टोर हो गई और उसके बाद नंबर की वैल्यू x से इंक्रीमेंट हो गई। एक्चुअली नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होने ही वाली है, बट x में क्या स्टोर होगा ये डिपेंड करता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के ऊपर। तो इसी थीम के ऊपर जो हमारा पिछला पेपर हुआ है मार्च 2020 का, वहां पे एमसीक्यू आया था। तो आप जरूर वो एमसीक्यू चेक करो और मुझे बताओ उसका आंसर कि आपको क्या मिलता है। कमेंट में करके बताना मुझे अगर आप उसे सॉल्व कर पाओ तो, या फिर मैं बाद में उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। इसके ऊपर हमारे कौन कौन से ऑपरेटर रह गए हैं। एक कंडीशनल ऑपरेटर रह चुका है, इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क और कोलन है करके। तो इसके ऊपर हमारा अलग सा टॉपिक आने ही वाला है, तो मैं तब आपको इसको समझाऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, वो 11th में तो हो चुके हैं, 12th के सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है तो उसे हम स्किप करते हैं। और उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर्स ऑफ C++, ये भी आगे आगे टॉपिक के साथ आएंगे तो मैं आपको इसके साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टोकन की तरफ जिसका नाम है स्ट्रिंग्स। ऑलरेडी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे कांस्टेंट थे ना वही, तो वही चीजें मतलब ही स्ट्रिंग होती है। तो फिर भी इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। एनीथिंग एनक्लोज इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग। जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लूड होता है उसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिंग। तो प्रोग्रामिंग में बहुत बार ऐसा सेंटेंस आ सकता है, एंटर एनी नंबर, तो देख सकते हैं मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो ये भी स्ट्रिंग है। उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू, इतना बस मैंने इसमें लिखा है तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखते हैं हम वो स्ट्रिंग होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टोकन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली मैंने रिवाइज किया है इसे। 11th स्टैंडर्ड का अगर ये टॉपिक होते तो उसको 1 वीक तक लगता है पढ़ाने के लिए। फर्स्ट टाइम आपको लिटिल बिट आइडिया है ऐसा अज्यूम करके मैंने आपको पढ़ाया है। फिर भी आप इसे फिर से देखो या फिर 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक रेफर करो, आपके पॉइंट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखो कि जो हमारा प्रोग्राम होते हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे टोकन का यूज करके हम वो इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, देन उसका डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे आता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।